सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, हमारी चल रही थी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 जो कि फोर्थ सेम में है। इसकी हम कंप्लीट कर रहे थे अभी यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 भी काफ़ी हद तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो इसमें हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कोएजर्वेशन, पेप्टाइजेशन और प्रोटेक्टिव एक्शन। तो आपको पता होगा, जो हमारे फॉलो कर रहा है चैनल को, लेक्चर्स रेगुलर देखता है, तो उसको पता होगा कि यहाँ तक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तक हमने कवर करा दिया था अपने पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, यही 4 छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं, इनको हम समझेंगे और ये आपके 2 नंबर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखना एंड ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम। ओके, तो देखो, यही आज की वीडियो में आपकी यूनिट 1 पूरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद कौन सी सब्जेक्ट स्टार्ट करनी है, कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है, आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। वही हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे फिर। ठीक है, तो देखो, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आप सब जानते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का हमको इफेक्ट देखना है किस पर? कोलोइड्स डिस्पर्जन पर। हमारी यूनिट का नेम क्या है? देखो, कोलोइडल डिस्पर्जन। यानी कि कोलोइडल डिस्पर्जन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताए थे। हमारे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें कोलोइड पार्टिकल रहते हैं। कोलोइड पार्टिकल ऐसे रहते हैं जिनका पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा रहता है, हमको नेक्ड आई से नहीं चमक पाता है, ना ही माइक्रोस्कोप से ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से चमक पाता है। ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रोलाइट्स का इफेक्ट उन्हीं में देखना है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल में इफेक्ट बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रोलाइट इन कोलोइडल डिस्पर्जन। देखो, यहाँ पर दोनों बात हो सकती है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ भी रही है, अगर हम ये इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी घट भी रही है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ मैंने वही बताई है कि स्टेबिलिटी कोलोइडल की अफेक्ट कर सकती है ऐड करने पर या रिमूव करने पर इलेक्ट्रोलाइट को। किसमें? कोलोइडल डिस्पर्जन में। ठीक है, ऑन एडिंग एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन प्रेसिपिटेट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ अपोजिट चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पर क्या हुआ, कहा गया है कि ऑन एडिंग एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की अधिकतम मात्रा हमने जब मिला दी तो क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन प्रेसिपिटेट, तो वो प्रेसिपिटेट होना शुरू कर जाएंगे। पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट यानी कि नीचे एक इकट्ठा सा जमा लेंगे ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ अपोजिट चार्ज पार्टिकल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स एक साथ आ जाएंगे और वो जब एक साथ बंच लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे तो वो फिर सॉल्यूशन में नीचे तने पर बैठ जाएंगे। ये रहा, जैसे यहाँ पर कोलोइडल डिस्पर्जन था एक, हमने इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिलाया तो यहाँ पर आपको कोगुलेशन देखने को मिल गया। कोगुलेशन यानी कि वही प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो यहीं पर आप देखो, एक हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, इसी को डिफाइन जो करता है हार्डी-सोल्जे नियम, इनको हार्डी-सोल्जे रूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने 11th-12th में जनरली पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो ये सिंपल क्या कहते हैं, हार्डी-सोल्जे हमारे साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, इन दिस फिनोमेना वी हैड अपोजिट चार्ज मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइट्स इन कोलोइडल डिस्पर्जन। ये भी इसी चीज़ पर है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर। तो इसमें भी यही बात है कि अपोजिट चार्ज मॉलिक्यूल को हम कोलोइडल डिस्पर्जन में मिलाते हैं। ठीक है, और एज वी नो अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन ईच अदर। हमको पता है जो अपोजिट चार्ज होंगे आयन, जैसे प्लस है माइनस है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। सो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो जब आपको पता है कि एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों एक साथ आएंगे, फिर जो माइनस होगा उसके साथ एक प्लस होगा, फिर वो आएगा, तो मतलब एक पूरा प्रेसिपिटेट सा बना लेंगे वो। प्रेसिपिटेट आपको पता है नीचे बॉटम पर हमारा बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। हायर द वैलेंसी ऑफ द आयंस ग्रेटर द प्रेसिपिटेटिंग पावर, दिस इज नोन एज हार्डी-सोल्जे रूल। तो हार्डी-सोल्जे रूल यही है हमारा, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी आयंस की उतना ज़्यादा प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन हो, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा चार्ज का, उतना ज़्यादा ही प्रेसिपिटेशन होगा। यही हमारा हार्डी-सोल्जे नियम है, यानी कि हार्डी-सोल्जे रूल है। ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप देख लेना। नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप पर ही मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड अब समझते हैं हमारा टॉपिक जो कि है कोएजर्वेशन। देखो, ये वाले जो टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके 2-2 मार्क्स में आते हैं, तो आप बस इनको समझ लो अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं कोएजर्वेशन। तो कोएजर्वेशन मैंने कहने का मतलब क्या है, व्हेन टू अपोजिट चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स आर मिक्स्ड देन देयर विल बी सेपरेशन ऑफ द कोलोइड रिच लेयर। तो यहाँ पर जो खेल होता है ना, वो होता है कोलोइड रिच लेयर का। ठीक है, तो इसमें सिंपल क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ कोएजरवेट। कोएजरवेट क्या है, जो एक हमारे इसमें ना द कोलोइड रिच लेयर, एक कोलोइड रिच लेयर बनेगी जिसको हम कोएजरवेट बोल रहे हैं, और इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं कोएजरवेशन।
एग्जाम्पल देख लो, अभी आप समझ जाओगे डायग्राम की मदद से। व्हेन वी मिक्स जिलेटिन, जिलेटिन को हम मिलाते हैं जब अकेसिया में, जिलेटिन हमारा पॉजिटिवली चार्ज रहता है और अकेसिया हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है कोलोइड रिच लेयर को, जिसको हम बोलते हैं कोएजरवेट। अब डायग्राम की मदद से आप समझ जाओगे। देखो एक जिलेटिन मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर प्लस प्लस, ये मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और अकेसिया जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जब हम इसकी दोनों को मिक्सअप करते हैं तो यहाँ पर जो ये जो नीचे बॉटम में बना है ना, ये होता है हमारा प्रेसिपिटेट, और ये जो ऊपर ऊपर है ये बनी है कोलोइड रिच लेयर। ठीक है, यहाँ पर सिंपल कोएजरवेशन में खेल इतना है, कोएजरवेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं कोएजरवेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड टॉपिक, जो कि पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन यहाँ पर खेल होगा क्या, इट इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कोलोइडल डिस्पर्जन। तो यहाँ पर हम पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं, जो भी मतलब मान लो कि अनस्टेबल है कोई कोलोइडल डिस्पर्जन जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ अनस्टेबल होता है, तो उनको स्टेबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेप्टाइजेशन प्रोसेस का। सो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल डिस्पर्जन बाय सेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या पेप्टाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखो डायग्राम देख लो, डायरेक्ट आप समझ जाओगे। कोई भी हमारा अनस्टेबल कोलोइडल डिस्पर्जन है, यहाँ पर अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए ये अनस्टेबल है। तो यहाँ पर ये फ्रेशली प्रेसिपिटेट हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या पेप्टाइजिंग एजेंट मिलाएंगे, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। पेप्टाइजिंग एजेंट और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम इनका अमाउंट इसमें डालेंगे थोड़ा सा अनस्टेबल वाले में, तो यहाँ पर ये जो कोलोइड्स होंगे इसके अंदर वो स्टेबल हो जाएंगे, फिर से अपना प्रेसिपिटेट की जो प्रेसिपिटेट कर रहे थे ना वो छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर हमारे कोलोइडल डिस्पर्जन स्टेबल हो जाएंगे। तो पेप्टाइजेशन सिंपल सी इतनी ही प्रोसेस है कि हम कोई भी उसमें जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम रोक दें, उसको हम ना बनने दें। किसकी मदद से, अब उसको हम रोक रहे हैं किसकी मदद से, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या पेप्टाइजिंग एजेंट की मदद से, ठीक है। पेप्टाइजेशन हो गया आपका। यहाँ पर मतलब आपको ये प्रेसिपिटेट जो हो रहा है इसको नहीं बनना देना, अनस्टेबल को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इतना है आपका। अब लास्ट है आपका प्रोटेक्टिव एक्शन। तो इसमें क्या है, सिंपल है ये तो, द एडिशन ऑफ लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन इनटू अ लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिवेंट्स अ लायोफोबिक सॉल्यूशन फ्रॉम कोगुलेशन। तो इसमें क्या होता है, दिस फिनोमेना इज नोन एज प्रोटेक्टिव एक्शन एंड द लायोफिलिक कोलोइड यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज नोन एज प्रोटेक्टिव एक्स कोलोइड्स। तो देखो यहाँ पर खेल होता है प्रोटेक्टिव कोलोइड्स का। प्रोटेक्टिव यानी कि आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा, कुछ प्रोटेक्ट करना, कुछ उसकी रक्षा करना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लायोफोबिक कोलोइड सॉल्यूशन होते हैं ना वो उसमें कोगुलेशन हो जाती है, तो उसी कोगुलेशन को रोकने के लिए लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। और ये जो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन है ना इसी को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलोइड्स। मैकेनिज्म देख लो फिर समझ जाओगे। When lyophilic colloid added to a lyophobic colloid, the particle of lyophilic cover the surface of lyophobic particle and behave as protective colloids। देखो क्या होता है, सिंपल डायग्राम देख लो। ये कोई भी अंदर इसके ना हमारा मान लो पहले लायोफोबिक पार्टिकल्स हैं, ये गोल गोल वाले हमारे लायोफोबिक पार्टिकल्स हैं। तो जब हम इसके ऊपर एक लायोफिलिक की मतलब लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन और डाल देते हैं तो यहाँ पर एक लायोफिलिक की लेयर बन जाती है इसके ऊपर। तो अब इससे क्या होगा कि इससे ना जो कोगुलेशन हो रहा है वो नहीं होगा, एंड द पार्टिकल्स ऑफ लायोफोबिक बिहेव एज लायोफिलिक कोलोइड्स एंड प्रिवेंट फ्रॉम कोगुलेशन। तो अब जो ये जो लायोफोबिक पार्टिकल है ना ये भी अब लायोफिलिक की ही तरह बिहेव करेंगे, तो इस वजह से हमारा जो कोगुलेशन हो रहा है ये बच जाएगा, ये कोगुलेशन अब नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा प्रोटेक्टिव एक्शन। अब एक चीज़ और है, गोल्ड नंबर। ये गोल्ड नंबर आपका दो नंबर में आ जाता है, इसको और समझ लो। द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड्स इन mg विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन 10 ml व्हेन 1 ml ऑफ NaCl एडेड टू इट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी भी प्रोटेक्टिव कोलोइड्स की वो अमाउंट इन mg मतलब मिलीग्राम में वो अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड्स जो प्रिवेंट कर रहा है गोल्ड सॉल्यूशन को कोगुलेट होने से, ठीक है। कब, जब हम उसमें 1 ml ऑफ NaCl ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी हमारा स्टेबल कोलोइड है, इसमें हमने 0.1% NaCl मिला दिया यानी कि 1 ml, तो हमारा अनस्टेबल हो गया वो कोलोइड। और जब हम इसमें 0.1% AgNO3 डाल रहे हैं ये फिर से स्टेबल कोलोइड्स हो गया, ठीक है। मतलब क्या है कि जो ये AgNO3 है ना यही हमारा स्टेबल कर रहा है इसको, और इसकी वजह से हमारा ये स्टेबल हुआ है, इसी को हम गोल्ड नंबर कहते हैं, ठीक है। तो गाइज फाइनली आज आपकी ये यूनिट नंबर 1 खत्म हो गई है, अच्छी तरीके से खत्म हो गई है। ये जो पीछे के सारे टॉपिक है सारे टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं, और जो बाकी की अदर सब्जेक्ट है वो भी ईजिली कवर है।
ठीक है। तो जिसने नहीं देखे हैं इसके बाकी के लेक्चर्स या और वीडियो के लेक्चर्स, तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज नई वीडियो में नए दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।